जी नाज़रीन, आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं और हमारे एक गेस्ट हमारे साथ आ चुके हैं और एक गेस्ट इंशाल्लाह लेटर ऑन ज्वाइन करेंगे। आपको जैसे कि हमने बताया था कि हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी किस्म के टर्न्स अब तक इख्तियार कर चुकी है। 8 फरवरी के बाद से अब तक बहुत ही सारे जो हैं उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं और एक अजीब जो लगता है कभी कभार की खिचड़ी सी जो है वो बन चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने तज्ज़िया निगार इफ्तिखार चौधरी साहब। उनकी खिदमत में हम सलाम पेश करेंगे और उसके बाद जो है उनसे हम चाहेंगे कि वो आज के जो इस वक्त की जो सिचुएशन है आज के हिसाब से वो बयान करें। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि बता रहे थे इफ्तिखार साहब के जो है वो अभी रिस्टोर हुआ इंटरनेट। सबसे पहले हम उनकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। इफ्तिखार साहब, हमारे साथ डॉक्टर यासीन साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, उनकी खिदमत में भी सलाम पेश कर देते हैं। उनको भी सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। जी अच्छा इफ्तिखार साहब बताइएगा इस वक्त एट द मोमेंट क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की बदलती? देखें, इस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी थोड़ी देर पहले एक पटिशन लगी हुई थी और एक साइल था अननोन, उसने कहा कि ये इंतखाबात जो हुए हैं इतनी धांधली हो गई है, इसको कल अदम करार दे दिया जाए। अब उस पे जनाब कादी फायद ईसा जब फौरन टेकअप हो गया, आज सारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी थी वो सब वहां जमा थी, तो पता चला वो साइल आए नहीं आज। अच्छा। तो उनको ढूंढना शुरू किया, किधर गए अभी वो फला, वो कहते हैं हम उसने दरखास्त वापस ले ली। होता ही है जब दरखास्त वापस ले ली जाती है तो केस डिसमिस हो जाता है। ये क्यों? वो कहते हैं ढूंढ के लाओ और बुध को दोबारा हम हियरिंग करेंगे। अब वो बंदा सामने नहीं आ रहा। मकसद ये था, जो हमारा वहां वोकला के साथ जो मेरे कोलीग्स थे उनसे बात हुई, तो वो ये कहते हैं कादी साहब ये ठप्पा लगाना चाहते हैं इस केस के जरिए, एक तो उसको जुर्माना करेंगे या उसको एडमॉनिश करेंगे कि ये बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है। अब दूसरी तरफ ये देख लें कि कल से जो वो पकड़ी गई है एक प्रिंटिंग प्रेस, जो रॉयल पार्क जो बड़ा मशहूर लक्ष्मी का होता था, पहले फिल्में वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होती थी, आज तो खत्म हो गया। वहां प्रिंटिंग प्रेस के अंदर मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बैलेट पेपर जो है वो शाया हो रहे हैं। अच्छा। और जाली, और जाहिर है कि वो ठप्पे लगने हैं उस पर जाकर के नवाज शरीफ जो है और मरियम, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दुनिया के वो अजीम तरीन लीडर हैं, नेल्सन मंडेला के भी उस्ताद हैं, वो जनाब हार कैसे गए हैं, और वो भी 50-50, 60-60 हजार वोटों के साथ। तो लिहाजा वो जब ये पकड़े गए तो वहां पे जबरदस्त किस्म का ये जल्जला आ गया पूरे पाकिस्तान के अंदर। और वहां ये जो आप कमिश्नर ये रावलपिंडी के बयानात के मुताबिक जब उसने ये कह दिया कि तमाम जो इलेक्शन जो है वो रिग हुआ है, 13 सीटें कौमी असेंबली की और 26-27 सीटें सूबाई असेंबली की हैं। अगर वो सूबाई असेंबली की 26 सीटें निकल जाती हैं तो उसके बाद वो क्या कहते हैं इंतखाबात पिंडी डिवीजन के तो एटलीस्ट वो खत्म हो जाते हैं। मरियम जो है वो क्या कहते हैं वजीर आला बनती हुई नजर नहीं आती। लियाकत चट्टा वाली बात है, ये भी थोड़ी ड्रामेटिक से नहीं लगती कि एकदम से उनका जमीर जागा? जी बिल्कुल ड्रामेटिक लगती है। इसमें दो व्यू मौजूद हैं। वो यही कहते हैं कि जी लियाकत चट्टा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से काम कर रहा है। अच्छा फर्ज करें वो एस्टेब्लिशमेंट मर्जी से, हाँ जी मर्जी से काम कर रहा है, लेकिन कल जो उसके पीए से के घर रेड किया उन्होंने, अशफाक तरड़ के घर, उसकी बीवी और उसके बच्चों पर तशद्दुद किया, उसके बहनोई को उठा के ले गए। वो कहते कागज, और पता नहीं हमारी जो आजकल की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो समझती हैं कि कागज के ऊपर ही कोई होता है, ये इस किस्म का सबूत कोई होता है। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको पकड़ के उनसे कोई चीज लिखवा लें या कर लें, लेकिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। दूसरी सूरत अब यह है कि वो ये कह रहे हैं कि चट्टा साहब जो हैं वो जनाब शहबाज शरीफ के बेटा क्या ना हमजा, उसके बड़े क्लोज दोस्त है।
बड़ी अच्छी सीटें, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट्स हैं या पोस्टिंग है बहुत अच्छी उनसे ली है। अब रिटायर होने वाला खुदकुशी है, लेकिन एक चीज तो वादे होती है ना कि फायद ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी रेफरेंस से बात कर रहा है, कि एटलीस्ट वो बताए कि कादी फायद ईसा और इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ है उसको किस तरह वो कह रहा है कि उसको मेरे साथ उनको भी फांसी दी जाए। एटलीस्ट बता के पूछते तो सही। ये तो बात की बातें हैं कि पीछे पीछे कौन एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है या डबल गेम हो रही है, तीसरी गेम हो रही है, ठीक है ना। अब उसको जो उठाया गया, अब हमारी इतला के मुताबिक जहां पिंडी के किसी थानेदार या हमारी जो बात हुई है, आरपीओ तो खुद भाग गया उधर आपके लंदन में, आपके पास भाग गया, जो खुर्रम अली है जो वहां पे, वो आरपीओ भाग गया, वो बल्कि लेकर गया तो उसका एसएसपी खुद लेकर गया। अब पुलिस के पास वो नहीं है, अब जाहिर है वो उन लोगों के पास होगा जो इलेक्शन में तब्दीली करवाना चाहते हैं। तो लेकिन ये इस तरह जो है ये आपको जो समझ लग रही है। दूसरी तरफ आप देख लें कि पेशावर में यानी केपीके में बलूचिस्तान के अंदर एक इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आग लगी हुई है, ठीक है ना। अब अचकजई साहब ये कह रहे हैं कि सूबे बेचे गए हैं। ये बात अख्तर मैंगल कह रहा है। अख्तर मैंगल को पहले कहा जाता था ये बड़ा बाप का, इसके पीछे असल बाप है। अब वो कह रहा है कि बकायदा वहां पे ये नाम लिया कि सेक्टर कमांडर यानी वो आईएसआई का सूबाई चीफ होता है, और इसी तरह जो वहां के जो कोर कमांडर साहब हैं वो भी जनाब क्या कहते हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। अब मुझे समझ नहीं लग रही कि ये आप अभी तक ठप्पे लगाने के चक्कर में बैठे हैं, और ठप्पे इसलिए लगाना चाहते हैं कि जनाब इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश किया जाए कि नवाज शरीफ जो है उसको क्या कहते हैं बर्तरी हासिल हो गई है, जबकि शहीन सबाई हमारा दोस्त है जो वाशिंगटन में बैठा हुआ है, वो ये कहता है कि ये जो नवाज शरीफ को इन्होंने डिटेन किया हुआ है जाती उम्र में उसकी बेटी ने, क्योंकि वो डायमेंशिया पता नहीं किस चीज का मरीज हो गया वो इस वक्त को, वो होना ही है इस तरह के लोग तो। हाँ जी, कोई नई बीमारी होगी नवाज शरीफ साहब को? ये नहीं नई बीमारी हो, कहते भूलता है ये फला, मैं अल्लाह का अजाब होगा ये जो कुछ भी है। तो वो तो बाजवा के बारे में कहा जा रहा है उसको हार्ट अटैक हो गया, वो भी उसको डिटेन किया हुआ है, मिलिट्री बार की चीजें मिलने नहीं दे रही। तो ये जो नई बीमारी आई वो जाहिर है क्योंकि वो अब वजीर-ए-आज़म तो नहीं होगा। अब अगर वजीर-ए-आज़म नहीं है और मरियम नवाज की अपनी वजारत आला शिप जो है वो अगर मशकूक हो जाती है, उसने क्या वो अर्न किया इस तमाम प्रोसेस से, और वो ऊपर से ये लोग समझ रहे हैं साइंसदान कि जनाबे वाला ये अगर हम नवाज शरीफ को प्रिंटिंग प्रेस में ठप्पे लगा के जिताना था या दुनिया मान लेगी ये बात, मुझे नहीं समझता कि दुनिया जो इकोनॉमिस्ट है, टाइम्स है, अमेरिकन इंटेलिजेंसिया है, ब्रिटानिया के लोग हैं, कनाडा, यानी दुनिया का कौन सा ऐसा प्रेस है या जो मुवक्कत जरीदा है जो इसको रिग्ड इलेक्शन नहीं कह रहा। तो उसके बावजूद कि दुनिया का मान लेगी, मुझे नहीं लगता कि ये लोग पागल समझते हैं दुनिया को, और उस बेस पे आप आईएमएफ या दुनिया के साथ आप ट्रेड रिलेशंस बढ़ाना चाहते हैं, और उनके साथ जनाब आप रिलेशन जो इलाके के अंदर आप देखें न, अगर पॉलिटिकल इस्तेकाम नहीं है तो मुआशी इस्तेकाम सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर मुआशी इस्तेकाम नहीं है तो उस मुल्क का दिफा जो है वो कमजोर तरीन होता है। तो इस चीज को अब आपको हमने देखना पड़ेगा कि जो मैस क्रिएट हो गया है ये इनसे संभाला नहीं जा रहा। आज तो ये कमिश्नर लियाकत चट्टा जो है ये इस तरह की बात कर रहा है। आप देखें कि जो सिंध के अंदर पीडीएम का जलसा था, उसका जीडीए का जलसा था, पीर बगाड़ा ने और बकायदा उनने भी सूबे पे बेचने का इल्जाम लगे। ये जो आपका पीडीए का वो था फजल रहमान, उसने यू टर्न लिया, उसने इतराफ जुर्म किया कि हाँ जनाब ये बाजवा ने, और पहले तो उसने फैज हमीद का नाम लिया था, बाद में कहा उसके बाद नदीम मंजम की बात करें जो डीजीआई सही वो इसमें मुलव्वस है। तो इस तरह का जो मैस क्रिएट हो गया है, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन मशकूक है, और ये चाहते हैं कि इलेक्शन को शायद कैंसिल कर सकें या फिर इमरान को किसी सूरत आने न दें। मुझे समझ नहीं लगती कि ये लोग क्यों समझते हैं कि
जो दुनिया है इनके इलेक्शन को तस्लीम कर लेगी। ये हुकूमत किसी भी सूरत में 2-4 महीने से अगर इंस्टॉल भी होती है तो ज्यादा नहीं चल सकती। और मुल्क के अंदर और जो सूबे के अंदर, खासतौर पर सिंध के अंदर और ये केपीके के अंदर इस वक्त जो है, जो सक्सेशनिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो अलहदी पसंद तहरीकें हैं, उनको प्रमोशन मिलेगी। इस तरह आपको याद होगा कि जीएम सैयद के जमाने में जो मुशर्रफ होता था, मैं मिला भी था जाके, वो सक्कर एयरपोर्ट पे पाकिस्तान का झंडा जलाया था उसने। तो ये उस वक्त फिर बड़ी मुश्किल के साथ जब बेनजीर या उसके बाद कोई डेमोक्रेसी का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उसके बाद वो कुछ बैठना शुरू हुए थे, जीएसएसएफ होती थी और उस वक्त इन्होंने पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए पूरे किया था, उनके तशद्दुद करे, उसके बावजूद वजीर आजम बन गई थी। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि ये इस किस्म की जो कशीदाकारियां कर रहे हैं ये लोग, ये मुल्क जो है वो अदमे इस्तेकाम की तरफ जा रहा है, इसकी जड़ें हिल गई हैं। शायर बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल जी यासिन साहब, आप क्या कहेंगे जो इस वक्त मस क्रिएट हुआ है मुल्क में और किसी की कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, कोई हुकूमत बनती नज़र नहीं आती, कभी एक बयानिया दिया जाता है, अगले दिन उसकी तरदीद कर दी जाती है, और आप इस सिचुएशन के बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सर, जिस तरह इफ्तिखार साहब ने बड़ी डिटेल से बात की, डिफरेंट एस्पेक्ट की बात की, असल में पाकिस्तान जो है इस वक्त अपने सबसे यानी डिफ़िकल्ट टाइम्स किसी भी मुल्क में जो होता है उससे गुजर रहा है। पाकिस्तान की जो इंटीग्रिटी है, यानी पाकिस्तान की इंटीग्रेशन, फेडरेशन, इस वक्त इन लोगों ने पर्पसली उसको दाव पे लगाया हुआ है। अगर आप ये सारी सिचुएशन देखें, पिछले 2 साल से जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह का जुल्म अपने ही शहरियों पे हो रहा है, और बिलखुसूस हर सूबे के जो शहरी हैं, पाकिस्तानीज हैं, उनको किसी न किसी तरीके से रियासत की तरफ से जबर का जो है वो सामना है। जब रियासत जबर करती है अपने शहरियों पे, सिटीजन पे, तो उससे क्या होता है कि लोग अपनी रियासत से नफरत हो जाते हैं, अपनी रियासत को हेट करना शुरू कर देते हैं। और इस एक तरीका होता है, जब किसी भी मुल्क को आप ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी जो है अपनाई जाती है। यही मॉडल जो था वो बांग्लादेश में अपनाया गया था, यानी पाकिस्तान वजूद में आया और उसके बाद अगले जो 30 साल थे उसमें बांग्लादेशियों को हर किस्म के जबर का सामना था। उनको जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी, उन पे तशद्दुद किया जाता था, उनको आइसोलेट किया जाता था, उनको इवन पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उनमें उनकी रिक्रूटमेंट में उनको इक्वल शेयर नहीं दी जाती थी। तो उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, बांग्लादेश अगर अलग मुल्क बन गया। अब इस वक्त हम सबको, जितने भी हम पाकिस्तानी हैं और बिलखसूस जो पाकिस्तानी मुसलमान कम्युनिटी है, उसको बड़े तदब्बर के साथ सोचना होगा। और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, या सारी एस्टेब्लिशमेंट मैं नहीं कह सकता, उसमें चंद लोग जो हैं वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ ओपनली काम कर रहे हैं। और आप असेस कर सकते हैं, जैसा चोई साहब ने पहले बोला, इफ्तिखार साहब ने बोला, कि अगर आप सारी सिचुएशन को देखें, यानी जो ये इलेक्शंस हुए, जिस सिचुएशन में इन्होंने इलेक्शंस करवाए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फेडरल पार्टी, उसकी लीडरशिप के साथ जो इन्होंने किया, फिर उस पार्टी का इन्होंने सिंबल लिया, फिर उस पार्टी के लोगों का मेरी समझ में कोई जुर्म मेरी नज़र में नहीं आता कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ या पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ क्या पीटीआई के लोगों ने कुछ किया। मेरी समझ में नहीं आता, मेरे नज़दीक तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जिस तरीके से उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, ये वही सिचुएशन है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को मर्डर किया गया था। उस वक्त भी इन लोगों का एक प्लान था कि फेडरल लीडरशिप जब खत्म कर दी जाएगी तो मुल्क जो है टूट जाएगा। लेकिन उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने बड़े सेंसिबली काम लिया और उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया।
तो पाकिस्तान उस वक्त तो बच गया, लेकिन इस वक्त ये जो लोग कर रहे हैं ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है। अब जैसा कि पहले इफ्तिखार साहब ने कहा, मैं जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनके ऊपर बात करना चाहता हूं। देखें, इलेक्शन से एक दिन पहले कमिश्नर रावलपिंडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक वीडियो पैगाम जारी किया। वो ओपनली सोशल मीडिया पे मौजूद है। उस जो पैगाम था, मैसेज था उनका, उसमें वो कहते हैं कि जो ये 9 सीट्स हैं रावलपिंडी डिवीजन की, एमएनएज की एंड बाकी जो एमपीएज की सीट्स हैं, इनके सारे बैलेट बॉक्सेस, इनके सारे स्टाफ, इन पे सिक्योरिटी और हर चीज का इंतजाम उन्होंने बाज़ाते खुद किया है। ये उनकी अपनी स्टेटमेंट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा जी कि हर पोलिंग स्टेशन के बाद सिक्योरिटी का इंतजाम भी कर दिया गया है, और उन्होंने कहा ये सारी जो फैसिलिटेशन थी उन्होंने खुद की है। अब जब ये सब कुछ करने के बाद ऑब्वियसली कुछ हल्कों की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर था। अब जब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लिया, फिर इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया, तो मैं समझता हूं कि इन दोनों शख्सियत का कोई ना कोई तो मैसेज उनको गया होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अदरवाइज वो इनका नाम क्यों लेते कि उनकी तरफ से जो है इलेक्शन रिगिंग के लिए उनको फोर्स किया गया। अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मैं ये समझता हूं कि ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिकल बायस्ड है। देखें, हर इंसान के अंदर एक ज़मीर होता है, और अब जितना प्रेशर, जिस तरह आप सहार देख सकती हैं, हम सारे पढ़ते हैं सोशल मीडिया में, जो पाकिस्तानी थे बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, हम सब की ये उम्मीद इस इलेक्शन पे थी कि यहाँ हम फ्रीली अपने राइट का एक्सरसाइज करेंगे और पाकिस्तान के लोग अपनी मर्जी की हुकूमत लेके आएंगे। जब इस हुकूमत बनाने का राइट, यानी मिलियंस ऑफ पीपल केम आउट टू वोट, यानी जिन्होंने आके वोट किए हैं और मैंडेट दिया है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, जब आप उसको इस तरह ओपनली चोरी करेंगे, उसको छीनने की कोशिश करेंगे, फिर जब लोग जो हैं बाशाऊर हैं, वो लियाकत चट्टा साहब जैसे लोगों को लोगों ने डायरेक्टली मैसेज किए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पे भी पढ़ा है, और लोग तो खाना काबा के अंदर जब दुआ मांगते हैं तो उसमें भी ये जिक्र करते थे कि अल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है जो कुछ हो रहा है इसके लिए कोई बेहतरी पैदा कर। तो ये सारी दुआएं, ये सारी चीजें काम आती हैं, मेरा अपना कामिल यकीन है। और लियाकत चट्टा साहब ने जो कुछ किया है, जो कुछ कहा है, वो 100% सच है, क्योंकि उनके कॉन्शियस ने उनको जो है ना मजबूर किया है। क्योंकि आप जितने भी इंटरनेशनल मीडिया के लोग जो हैं उनको देखें, जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, इवन गार्डियंस में यस्टरडे का जो आर्टिकल्स है पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर, उसके ऊपर आप एनालाइज करें तो आपको नजर आएगा कि रिगिंग भी हुई है, इलेक्शन को मैनेज किया जा रहा है, नवाज शरीफ फैमिली को पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जबरदस्ती इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। और जब भी आप किसी लीडरशिप को मुल्क के लोगों के ऊपर जबरदस्ती इम्पोज करेंगे तो आपकी सॉवरेनिटी भी खत्म हो जाएगी और आपकी नेशनल इंटीग्रिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि जितने भी पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की जुडिशरी को और पाकिस्तान के दूसरे अदारों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिखें कि खुदा के लिए खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान को ना तोड़ें, पाकिस्तान को बचाएं। ये पाकिस्तान जो है 240 मिलियन मुसलमानों की उम्मीद का घर है। अगर पाकिस्तान के वजूद को कुछ हो गया तो जो लोग भी इस डिसइंटीग्रेशन में शामिल होंगे उनकी नस्लों को पाकिस्तानी कौम कभी माफ नहीं करेगी। वो उनको उस चीज़ की कहाँ परवाह है यासिन साहब के, उनकी इतने ज़मीर उनके जागते होते तो आज पाकिस्तान का ये हशर ना होता। इफ्तिखार साहब, जैसे जो मरियम औरंगज़ेब ने फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकी किसी पार्टी ने इस तरह से रिएक्ट नहीं किया जितना कि जल्दी नून लीग ने फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली और ECL में डालने की भी जो है वो दरख्वास्त दे दी।
ऐसी क्या जो है वो जट्टा साहब ने जो है वो स्पेसिफिकली नाम लिया था कि नून लीग को जिता दिया गया और आज़ाद उम्मीदवारों को हरा दिया गया? क्या सिचुएशन थी ये असल में? उसने ये कहा था कि आजाद उम्मीदवार जीते हैं, ये तो नहीं कहा कि उसको ये नून लीग जो है उसको जिताया। हालांकि हाँ जी, नाम तो नहीं लिया था, किसी का भी नाम नहीं लिया था। 13 सीटें हैं उसकी कौमी असेंबली की, उनके डिवीजन में। अब उनके आरओ क्या डीसी डिप्टी कमिश्नर को रात इकट्ठा किया गया। अब ये भी हमसे फॉरेन मीडिया भी पूछता है कि भाईजान ये डिप्टी कमिश्नर सारे जो है जिलों के जो रावलपिंडी डिवीजन के हैं, इनको किसने इकट्ठा किया है और उनको इकट्ठा करके जनाब उसकी उनकी वीडियो पैगाम किसने रिकॉर्ड किया है? ओके, डीसीज आर नॉट सपोज टू अटर अ स्टेटमेंट, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, अभी तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो नहीं दे सकता। उनके सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सिविल सर्विस के, ठीक है ना। उनको इकट्ठा करके और वो तोते की तरह रटा रटाया बयान के जनाब कोई डिगिंग नहीं हुई, ऐसे नहीं हुआ। फिर अभी तो कोई एविडेंस आपने पेश नहीं किया कि डिगिंग नहीं हुई, ना ये पेश किया कि डिगिंग हुई है। आप इस तरह के ये फजूल बयानात ये दे रहे हैं। एक तो ये उसका एंगल है। दूसरा जो इसने मरियम औरंगजेब ने जो बकवास की है और उसके धुआं निकल रहा है आंख नाक कान से, वो ये कह रही है कि इमरान खान का बल्कि सर कलम कर देना चाहिए। यानी ये फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है। उस बेवकूफ को ये नहीं इल्म कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है। खुदा न खास्ता इमरान को कल तबई तौर पर भी कुछ हो जाता है तो उसका क्या ख्याल है? उसका सर जो है वो टुकड़े टुकड़े होने से बच जाएगा। लोग तो ये समझेंगे कि उसने ये बात की है। आपको याद होगा जब इमरान खान पर गोलियां मारी थी, उससे पहले एक बयानिया बनाया गया था कि जनाब इमरान मजहब की तौहीन करता है, इमरान ये करता है, इमरान वो करता है। और जब वो लड़का पकड़ा गया, वो भी एक बंदे ने अपनी जान देकर उसको पकड़ा, जप्पा डाला जिसको, और वो बाद में उसको ये कहा गया कि जनाब वो बंदा जो है वो मजहबी जुनूनी है, हाँ वो चर्सी है या वो क्या कहते हैं, वो इस किस्म का बंदा था। तो वो भी क्या कहते हैं वो माफ नहीं किया। अब आप देखें, जब इमरान खान ने ऐलान किया कि हम राजा नासिर अब्बास की पार्टी के साथ शामिल होते हैं, तो वो जनाब सोशल मीडिया पे साइंसदानों ने ये चीज फैला दी कि जनाब वो तो क्या कहते हैं अल्लामा मुरीद अब्बास ने जो बनाई हुई थी पार्टी तफरकाबाजी के लिए, उसका ये क्या सरबराह है, ये ईरान का एक एजेंट है, पीछे रहा है। और इतनी आप कहते हैं, आप समझे कि इस कदर ज्यादा उन्होंने तफरकाबाजी फैलाई और उसके खिलाफ राजा नासिर अब्बास के खिलाफ बात की कि बेचारा वो अब अंदर आके जो बातें बताते थे आके, उन्होंने कहा चलो सुन्नी तरीके के साथ कौंसिल के साथ मिल जाते हैं, ताकि वो जो रफ सीट्स हैं 30-40 जो खवातीन की हैं वो ना कहीं उनके साथ छिन जाए। अब मैं ये समझता हूं कि ये जो औरत है मरियम औरंगजेब, ये इसलिए इसने बयान दिया कि उसको मरियम की सीट जो है खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि इनके अंदर भी जाती उम्र के अंदर खिलाफ है। ये शाहीन सबाई ने ऐसे बात नहीं की कि वो उसको डिटेन किया हुआ है उसके अंदर जाती उम्र किसी कमरे में, डायमेंशिया हो गया या क्या हो गया, बात भूल जाता है ऐसे करके। अब वो अंदाजा करे उस बंदे को जो पोस्टर बॉय था इनका कि शहबाज नवाज शरीफ आएगा तो लग पता चलेगा। अब पता लग गया सारी कौम को। तो ये जो बात कर रहे हैं ना कि वो नहीं अब आ रहा, तो उनको शदीद तकलीफ हो रही है, क्योंकि मरियम के अगर वो कैबिनेट बनाई हुई है, अगर ये 26 सीटें सूबाई असेंबली की 26 या 27 सीटें जो डिवीजन की, उस पर स्टे हो जाता है, जिस तरह अभी हुआ है उसका फजले, ये जो डॉक्टर फजल हमारे इस्लामाबाद से, उसको अभी ISC ने जो है वो स्टे दिया कि इसका नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। अगर इस तरह की बातें निकलना शुरू हो गई तो आप देखें कि वो चीजें जो है अभी मजीद आगे जाएंगी। कादी फायज ईसा इलेक्शन कमीशनर के ऊपर
ज्यादा क्या कहते हैं दबाव बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये लोग ये भी तकाजा करते हैं कि इनके पीछे जो हाथ है, जब तक वो उसका इस्लाह नहीं होती या उसके बारे में कोई हमारी कौम फैसला नहीं करती, उस वक्त तक जनाबे वाला ये जो फर्स्ट क्रिएट किया हुआ है और जीते हुए 80% सीटें 85 सीटें खा गया, 181 सीटें थी इसकी और अभी 93 94 की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखें इस तरह हमारा मुल्क जो है जो कहां पे जाएगा। देखें एक चीज कि जर्नैल है, चाहे वो जज है, चाहे वो किसी, मैं अगर इंटरनेशनल मीडिया के बैठा हूं या मेरी कोई इज्जत अल्लाह ताला ने कहीं दी हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जब पाकिस्तान नहीं है, हमें पता है कि 1947 में हमारे बड़ों के साथ क्या हुआ था। अब क्या होता है वहां पे, जबरदस्ती पेशाब पिलाया जाता नहीं मुसलमानों को। सही, बिल्कुल सही। हिंदुओं के कितनी वीडियो तो कुछ बातें मैं कर नहीं सकता। ठीक है, तो लिहाजा अगर पाकिस्तान है, ये हम सबको, जर्नैल हो, साफी हो या कोई भी शोबा जज हो, तो पाकिस्तान होगा तो आपकी इज्जत होगी, अदरवाइज आपको पूरी दुनिया में अंदर कोई घास डालने वाला नहीं होगा। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार साहब। यासिन साहब ये बताइएगा कि अब क्या होने वाला है, कि मेरा ख्याल है कि 29 फरवरी तक क्या हुकूमत यानी काबीना वगैरह जो है हल्फ वगैरह ले लिए जाएंगे, क्या सूरत हाल नजर आ रही है, या ऐसे ही होता रहेगा? क्या कोई बाकायदा हुकूमत नहीं बन पाएगी? आई थिंक जो ज़ाहिरी तौर पे नजर आता है सारी इस वक्त सिचुएशन जो है बड़ी टेंस है पॉलिटिकली। ना तो नवाज शरीफ की पार्टी जो है और ना ही पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार लेने के ख्वाहिशमंद है, स्पेशली जो सेंटर में। अगरचे सूबों में तो उन सबको कोशिश है कि उनकी अपनी अपनी हुकूमत बन जाए, क्योंकि सेंटर में जो रिसोर्सेज भी बहुत कम होते हैं। आपको पता है कि जो 18th अमेंडमेंट के बाद जितने भी वसाइल होते हैं फेडरल के पास, वो ज्यादातर सूबों में तकसीम हो जाते हैं। तो ये बंदर मांट की तरफ जो है इनकी कोशिश है, और अगर एस्टैब्लिशमेंट ने बाई फोर्स इन दोनों को इकट्ठा करके फेडरल में जो सेंटर में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे और इनको कहा जा रहा है कि आप हुकूमत बनाएं, तो वो हुकूमत जो है मुझे नहीं लगता कि सस्टेनेबल होगी लॉन्ग टर्म के लिए। और जिस तरह की स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही है इस वक्त, मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी वाले थोड़े से ज्यादा सेंसिबल हो रहे हैं और उनको समझ आ रही है कि हो क्या रहा है। लेकिन एक चीज सहार में थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। हिस्टोरिकली देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कुव्वत मौजूद है जो पाकिस्तान को हर वक्त डिस्टेबलाइज करती है, पाकिस्तान को हर वक्त अपने यानी उस कहते हैं ना कि इमरजेंसी की स्टेट में रखती है। और वो कुव्वत चाहे एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक्टिव है या ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक्टिव है, उसने शुरू से ही पाकिस्तान को स्टेबलाइज होने नहीं दिया। अब हमें उस कुव्वत का समहाउ नाम लेना पड़ेगा किसी भी स्टेज पे आके, क्योंकि अगर आप देखें जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की जितनी भी तकारीर थी, जब उनको इक़्तिदार से फारग किया गया था, तो जब वो लोगों के पास जा रहे थे तो वो अक्सर एड्रेस करते थे पाकिस्तानियों को कि मुसलमानों। वो ये नहीं कहते थे कि पाकिस्तानियों, वो कहते थे कि मुसलमानों देखो मैंने ये किया है। तो उनको समझ थी कि जो ग्रुप एक्टिव था उस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर या ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो बिलखुसूस उनका इस्लाम या मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं था। शुरू से ही उनका कब्जा है पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट पे, उन्हीं ही की मर्जी से एस्टैब्लिशमेंट फॉर्म की गई थी। अब जब इमरान खान साहब का जो सिचुएशन है वो वही है जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की सिचुएशन थी, यानी उसी तरह की चीजें जो है ना उनके ऊपर रेज की जा रही हैं। अब जो आपने हुकूमत की बात की है, मुझे लगता है कि ये बाय फोर्स एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को साइलेंट करने के लिए और IMF को सेटिस्फाई करने के लिए, प्लस जो इनके चंद दोस्त मुल्क हैं वो सच एज सऊदी अरेबिया या कतर जो है, उनकी मर्जी की हुकूमत पाकिस्तान में ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा इसको सहार इंटरनेशनल सिनेरियो में मैं लेके जाऊंगा कि अगर आप दुनिया की सिचुएशन देखें, इसराइल फलस्तीन में जो हो रहा है उस सिचुएशन को देखें, तो जिस तरफ इस वक्त जो रीजनल सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर है,
वो जिस तरफ जा रही है ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन की तरफ जा रही है। अमेरिकन या ब्रिटिश जो हैं या वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, इस वक्त उनका सबसे बड़ा टारगेट जो है वो ईरान है। इस वक्त जो स्टेटमेंट जो है इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में आ रही हैं कि मिडिल ईस्ट में यानी फ़लस्तीन के अंदर उस वक्त तक अमन नहीं हो सकता जब तक ईरान जो है वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ खड़ा है। तो अब होने क्या जा रहा है जो मैं प्रेडिक्शन करना चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदर ये एक लूली लंगड़ी हुकूमत ला के जो प्रो सऊदी हुकूमत होगी, प्रो कतरी हुकूमत होगी, और उस हुकूमत के अंदर क्या करेंगे ये कि बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के इलाकों के अंदर अमेरिकन को ये अपने एयर बेसिस देंगे, जहां से अमेरिकन जो हैं वो कोशिश करेंगे कि ईरान पे अटैक्स किए जाए और ईरान को आइसोलेट किया जाए। और जो कुछ मैं देख रहा हूं, ईरान को टैकल करने के लिए पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ किया जा रहा है। विदाउट द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान वेस्ट जो है ईरान के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है, इवन मैं तो देख रहा हूं कि अगर 29 तक हुकूमत साजी का कोई फैसला ना हुआ तो पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफज की जाएगी और ये लोग अपनी मर्जी का एक केयर टेकर सेटअप लेके आएंगे अगले 3 साल के लिए, क्योंकि इनको पता है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कोई भी होगी, इवन अगर पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में जाती है इनके साथ कोलिशन में, तो वो ईरान के ऊपर हमले के साथ वो नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। और नून लीग वाले तो ऑब्वियसली वो कुछ भी नहीं कहेंगे, उनके लिए सब कुछ हलाल है। तो इस तरह की सिचुएशन रीजन में बन रही है और पाकिस्तान के अंदर एक कमजोर हुकूमत लाने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान जिस तरह एक हेल्पलेस होपलेस स्टेट में होगा और पाकिस्तान के लोग उस स्टेट में होंगे, लोग जो है अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े नहीं हो सकेंगे। जिस तरह की अट्रोसिटीज और जुल्म और नाइंसाफी इन्होंने ऑलरेडी लोगों के साथ की है, तो आप सिचुएशन तो बहुत खतरनाक है। और मुझे लग रहा है कि ये जो रीजन जो हमारा है और बिलखसूस जो हालात इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हैं, जिस तरह इफ्तिखार साहब ने पहले बोला कि बहुत ज्यादा टेंस हैं। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त लो लेस कोई लो नाम की यानी कानून नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। वहाँ जो हमारी अफवाज हैं उन पे ऊपर जो है डेली अटैक्स हो रहे हैं और जो वहाँ के लोग हैं वो टोटली डिसइनफ्रेंचाइज्ड हो गए हैं, पाकिस्तान से मुतनफर हो गए। और आपने देखा उसकी एक कड़ी मारंग बलोच का जो धरना था इस्लामाबाद में, और जिस तरीके से वो बैठे रहे 1 महीने के लिए, और उसके बाद उन बेचारों को जिस तरीके से जुल्म और सितम के बाद इन लोगों ने उनको वापस बलूचिस्तान भेजा। तो अब हमें ये सोचना होगा कि पाकिस्तान के अंदर कौन हुकूमत बनाता है। ऑब्वियसली शरीफ खानदान ही हुकूमत बनाएगा, क्योंकि हिस्टोरिकली शरीफ खानदान जो है वो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स का पपेट है, सऊदी अरेबिया का पपेट है। वो कतरी और ये सऊदीज और यूएई वाले जो हैं ये उनके कहने पे ये चलते हैं। ये उसी तरह का खानदान है जिस तरह का हुस्नी मुबारक का खानदान जो इजिप्ट पे इम्पोज था फॉर मेनी ईयर्स। ये खानदान, आप एक सवाल जो है आम पाकिस्तानी को सोचना चाहिए कि शरीफ खानदान में कौन सी क्वालिटी है या कौन सी क्वालिफिकेशन है कि 82, 83, 85 से लेके आज तक इसी खानदान को बार बार पाकिस्तान में इक़्तिदार में लाया जाता है। भाई इनके पास कौन सी मैजिक की छड़ी है या इन्होंने पाकिस्तान के लिए कौन सी इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है कि जिसकी वजह से इनका एक इनहेरेंटली राइट बन गया है कि ये पाकिस्तान पे ऊपर हुकूमत करें। ये जो है ना, ये चीजें सोचने के लिए हैं। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को अगर किसी ने बैकवर्ड रखा है, पाकिस्तान को जो कहते हैं ना डार्क एजेस में जिस पार्टी ने जिन लोगों ने रखा है, असल में वो शरीफ खानदान है। शरीफ खानदान ने स्लोगन के तौर पे कहा जी कि हमने मोटरवे बना दिए, लेकिन पाकिस्तान की सारी कौम के अदारों को बर्बाद कर दिया। करप्शन की फाउंडेशन इस खानदान ने रखी। पाकिस्तान को मॉरली, सोशली, इकोनॉमिकली
अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो शरीफ खानदान है। लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग जो हैं वो बार बार कहते हैं कि शरीफ खानदान को वापस आना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इनके बगैर चल नहीं सकता। तो मैं समझता हूं कि इनको चाहिए, ये करना चाहिए, रादर देन इलेक्शन कराने की बजाय ये डिक्लेयर कर दें कि पाकिस्तान जो है एक किंगडम है शरीफ फैमिली की। वहां जितने भी हम सारे पाकिस्तानीज हैं वो उनकी किंगडम में रहते हैं। ये लोग ताहयात नस्ल दर नस्ल, चाहे इनके अंदर लूले लंगड़े जो भी पैदा हों, नालायक बच्चे इनके पैदा हों, वो पाकिस्तान पे हुक्मरानी करते रहें और आम पाकिस्तानी जो है वो अपनी खून और पसीने की कमाई से टैक्सेस दें और ये अपने पैलेसेस बिल्ड करते रहें पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर। अच्छा, इफ्तिखार साहब, जैसे यासिन साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की ये चाहत है कि वो नून लीग जो है वो इसी तरह से शरीफ फैमिली जो है वो उसके ऊपर तारी रहे, पाकिस्तान के ऊपर अजाब बनकर नाजिल होती रहे। तो हमने माजी में ये भी देखा कि मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब भी काफ़ी रहे। हम मुशर्रफ साहब का टाइम देख लेते हैं, हम ये सब तो हमेशा ऐसा नहीं रहा कि वो फेवरेबल हों एक दूसरे के लिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, पहली बात तो ये है, एक तो इंसान तदबीर करता है, ठीक है ना। डॉक्टर साहब ने अच्छी बातें की हैं कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, सऊदीज और कतरीज का जो मंसूबा है वो, और उसके मंसूबा साजों के आगे जो एजेंट है वो नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली है, वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने मंसूबे को उसके जरिए। एक तो ये इंसानी मंसूबा है, एक वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एक अल्लाह ताला का मंसूबा तदबीर होती है, ठीक है ना। ये वो जो जिनके साथ इनका होता था, ये जो रूहानी बाप है, अब जाए उधर फैसल मस्जिद में, वहां पे वो कुत्ते पेशाब करते हैं वहां पे जाके उस रूहानी बाप के ऊपर। तो मेरा जो कहने का मकसद ये है कि पहले आप 5 के करीब जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है उनके साथ इसकी बनी नहीं है नवाज शरीफ की, और ये भी उसको पता है। ये भी मैं अंदर की बात आपको बता देता हूं कि मुझे नून लीग के सीनियर लीडरशिप से मेरी बात हुई है, फ्रैंक भी होते हैं ना दोस्त कुछ, तो वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में ये चीज कहीं ना कहीं मौजूद है कि जो उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस है नवाज शरीफ की, कि वो हमारे साथ चल नहीं सकता। देखे ना आप, वो जंजुआ था, आसम नवाज जंजुआ, उसको जनाब सैक किया या उसको कत्ल करने के उस पर इल्जाम है कि उसको जहर देकर मार दिया गया। अब फिर देखें काकड़ का, आप देख लें उस वक्त तो वो जनाब काकड़ ने डिसाइड किया था, नसीम हसन शाह ने जब रिस्टोर किया फिर उन्होंने दोबारा सबको फारिग कर दिया, गुलाम ईसा खान को भी फारिग कर दिया। फिर आप देखें जनरल जहांगीर करामत के साथ क्या हुआ, उसको इस्तीफा देना पड़ा। फिर इसको जब मुशर्रफ को फारिग करने की कोशिश की, जब वो श्रीलंका गया हुआ था, पीछे से एक इंजीनियर को उन्होंने, जो DGI था, उसको लगा दिया उन्होंने आर्मी चीफ, रातों रात जनाब ये करके। तो जो लस्ट होती है ना, तो जो क्या कहते हैं हवस होती है दौलत की और हिर्स और ताकत की, वो ज्यादातर एक्सिस्ट नहीं करती, ठीक है ना, चाहे जितना मर्जी अकल है। ये जिद्दियत भी एक सिंबल है ना, तो वो भी तो इस तरह की बातें सोचता था कि यहाँ यार ये मेरा पूरी बादशाहत होगी, ये सब कुछ होगा। अल्लाह का फिर अपना निजाम होता है। एक तो ये चीज है मेरी, मैं ये समझता हूं बावजूद इसके ये जो हुआ है ना, अल्लामा नासिर अब्बास के ऊपर तनकीद हुई थी, ये वही बात है कि सऊदी कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनका इल्हाक अल्लामा नासिर अब्बास की पार्टी को इतना मजबूत कर दिया जाए या उस फैक्टर को मजबूत कर दिया जाए। हालांकि इमरान का नजदीक कोई फिरका वारियत नहीं है, वो एक मुसलमान की बात करता है, उसने पाकिस्तानी की बात करता है, वो नहीं ये शिया सुन्नी या इस किस्म की बातें वो नहीं करता ना, उसके वो इस किस्म की वो उसकी क्या कहते हैं आप स्पीचेस सुन ले तो ये होता है। तो मैं ये समझता हूं कि बावजूद इसके सऊदियों का सबसे बड़ा जो पोस्टर बॉय था वो नवाज शरीफ था, जिसके साथ वो मुलाकातें करता रहा और वो इधर आके वो फेल हो गया, क्योंकि जर्नैलों ने ये बात देख ली है कि ये बंदा सऊदियों के लिए सूटेबल तो हो सकता है, लेकिन शायद हमारे लिए जो है वो सूटेबल नहीं होता। तो अभी इनके अंदर भी इख्तलाफात हैं, अंदर से इनके निकल रही बातें, जो मुख्तलिफ हैं उनके अंदर भी
एक लड़ाई मौजूद है। आप देखें कि अगर आप कहते हैं कि इमरान का 80% वोट है, तो 80% वोट जो है वो जनाबे वाला वो 80% वोट फिर हर पाकिस्तान के हर तबके में, हर डिपार्टमेंट में मौजूद है। ठीक है ना। फौज क्या होती है? आपकी और मेरा मामा, चाचा, भतीजा, भांजा, उस वो फौज होती है ना, वो हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है ना। तो अगर हम पाकिस्तान के अंदर 80% जो है वो क्या कहते हैं ये इमरान का वोटर है, तो वो ये सेम उसके अंदर वोटर है। जिस तरह के सेंटिमेंट्स हमारे, वो अलग बात है कि फौज का एक डिसिप्लिन होता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जाके चीज नजर आ जाती है। क्या आपने मिस्र का वो कत्ल नहीं किया था उस सरबराह को? जनाब सरेआम जो है वो उसको गोली मार दी थी, उसी के मेजर कर्नल शूट करने आ रहे थे। खालिद इस्लाम बोली था मेजर, जिसने उसको कत्ल किया था। तो ये इस तरह जो ये बातें जो होती हैं, ये अभी आप ये चलेंगे, ये स्ट्रगल चलेगी। अभी ये देखें, ये पाकिस्तान की जो नेशन है उसने पहला एक काम कर दिया, उसने ये साबित कर दिया कि जो पाकिस्तान की जो विशेष है, अवाम की जो विशेष है, वो पाकिस्तान के साथ है। और वो नहीं ये चाहते कि जनाब इस किस्म के जो फस्तायत जो है, फाशिज्म जो है हमारे मसलत की जाए। बेशक ये जितना मर्जी तब्दील कर लें, अब कोई शख्स जो है उसको तस्लीम करने को अब क्यों इन्होंने इलेक्शन कराया? पर ये सोचे ना, इलेक्शन किस लिए कराया था? ये आराम से नोटिफिकेशन कर देते कि जनाबे वाला नवाज शरीफ का पीएम का मतलब नवाज शरीफ है, आइन में लिखवा देते ना। आइन जियाउल्लाह कहता था ना ये एक कागज का टुकड़ा है, तो इसको लिख देते नवाज शरीफ, और आइन के अंदर जो पीएम का चैप्टर है कि ये जो शरीफ फैमिली जो है वो ही पीएम हुआ करेगी। नो नीड ऑफ इलेक्शन। 60 अरब रुपया खर्च किया है शहर इन्होंने बेड़ा गर्क करने के लिए पाकिस्तान का। तो ये जब आप देखेंगे जब आएगा, तो ये इन्होंने करवाया, इंटरनेशनल कम्युनिटी मांगते हैं ना। और दूसरा इनको नजर आ रहा है बलूचिस्तान के अंदर जो रिकॉर्ड के 25% जो है वो उन्होंने 25% बलूचिस्तान को दिया हिस्सा, और 25% फेडरेशन ने अपने पास रखा है, और 50% उस कंपनी को दिया जो उसने सोना और तांबा निकालना है। आप देखें जो 25% अपना है फेडरेशन का, वो सऊदी को बेचना चाह रहे हैं। अब सऊदी चाहते हैं वहां पे हमारी मर्जी की हुकूमत हो, ताकि हम वहां पर काम कर सकें। इसलिए सरफराज भुगटी को है वहां पे प्लांट किया गया कि वहां पर चीफ मिनिस्टर वहां का बने। अब लेकिन जब उनके वहां पे जो नेशनल एलिमेंट्स हैं, अब उनको ये समझ लग रही है, महमूद खां अचरजई और ताउल्लाह मैंगल का बेटा ये अख्तर मैंगल, जब उनको ये समझ लग रही है कि ये तो सूबे जनाब पैसे लेकर बेच दिए गए हैं और अरबों रुपए देकर बेचे गए हैं। तो वो जो लोकल बलोची है, इस वक्त जब मेरी बात हो रही थी बलूचिस्तान के अंदर, तो वो इस वक्त रोडों पे उन्होंने रोडें ब्लॉक की हुई हैं। ये पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पर नजर नहीं आ रहा। इंटरनेट बंद किया, ये ऊपर से ये क्या कहते हैं, ये ट्विटर बंद किया हुआ है। 4 दिन हो गए हैं ट्विटर बंद किया। इंटरनेट कभी ऑन होता है, कभी चला जाता है, ऑन होता है, कभी चला जाता है। तो लिहाजा जो है मैं ये समझता हूं, बावजूद इसके कि इनके प्लान जो हैं, जो अमेरिका के ये प्लान है, सऊदी से ये प्लान है, और खिते में जो ग्रेटर इसराइल जो है वो उसका एक प्लान मौजूद है। और आप ये देखें कि इवन अमेरिका के अंदर जो उनकी कांग्रेस के अंदर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग जो है सेनेटर्स और कांग्रेसमैन, कि ये इस किस्म के इलेक्शन जो जिस तरह रिग्ड इलेक्शन हुए हैं, तो क्या आप इसको जनाब इस हुकूमत के साथ वो काम करने को तैयार हैं या नहीं? इवन यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि जो मैंडेट रखने वाली हुकूमत होगी हम उनके साथ काम करने को तैयार होंगे यूएनओ के, क्योंकि हमारी फौज का काफी हिस्सा यूएनओ के साथ भी अटैच होता है, उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन है, और चीफ से मिला भी था उससे उधर सेक्रेटरी जनरल के साथ। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि अभी गर्द उठी हुई है, जब गर्द बैठना शुरू होगी और ये अभी सिलसिला चलेगा, मार कुटाई भी होगी, पर्चे होंगे। और ये देखें, ये अल्लाह की तरफ से मैं बताऊं, ये जो प्रिंटिंग प्रेस निकली है ये ऐसे नहीं निकली। ये साकब खरल और एक लड़का उमरान नाशिद, 2 जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने इसको किसी ने आकर बताया कि सर वहां पे ये इस तरह की बात हो रही है। भाई तुम कौन हो? उसने कहा मैं भी
हूं कोई ना, मतलब ये है, मुझे ये लगता है इनके बीच में से ये बंदा था, अदरवाइज वो छाप देते तो कैसे पता चलना था। उसके सेल से ये जर्नलिस्टों के सेल से नहीं बनी ये वीडियो, ये उस बंदे के सेल से ये वीडियो बनी है जो बाद में उसने जो ट्रांसफर किया उनके सेल्स के ऊपर। तो मैं अभी अब बहुत ज्यादा जो है ये जो हमारी जो कौम है वो अभी उस तरह जो इमरान जिस तरह कतर के बाद निकलो तो कोई इस तरह ताकि इनके अंदर जो प्रोटेस्ट जो है, प्रोटेस्ट जितना भी आप करेंगे एक मीनिंगफुल और पुरअमन प्रोटेस्ट वो बहुत जरूरी है। और ये जो 9 मई का जो होता है ना खौफ, आपको एक और 9 मई हो जाएगा। अब लोग मेरा ख्याल उस तरह नहीं है। अब इवन आपके जो कमिश्नर हैं, डीसी हैं, वो तंग पड़ गए। और ये भी आप देखें कि कल वो प्रिजाइडिंग अफसर वो रो रहे थे बैठे, उन्होंने बयान दिया प्रेस में आके कि आइंदा हमारे बाप की तौबा, हमारी माएं बहनें बेटियों की धमकियां में देती हैं। वो कहते हैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने नंगा कर दिया जाएगा, तुम्हारे बाप के सामने तुम्हें ये कर देगा, इस पर अगर तुमने ना माना तो ये सलूक होगा। तो अभी सिर्फ कोई कंक्रीट बात नहीं की जाती पाकिस्तान के बारे में। कहां, जब तक पाकिस्तान की कौम जो है अपने राइट को, अपने हक को हासिल नहीं करती या उसकी कोशिश नहीं करती, तो उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और आप देखेंगे कि अगर क्या कहते हैं इसी इन ताकतवर हलकों से हमेशा जब इनकलाब या इस तरह की कोई पॉजिटिव बात होती है वो ताकतवर हलकों के अंदर ही स्प्लिट होता है, तो उस वक्त ही आती जी। कैसा सॉरी वो एक और प्रोग्राम में कल साहब भी होते हैं। कोई मतलब नहीं। यासिर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि आपने कहा कि हो सकता है कि कोई नई निगरान हुकूमत आ जाए एस्टेब्लिशमेंट की अपनी पसंद की। आपको लगता है कि क्या ये जो इस वक्त मौजूद है काकड़ साहब की मातहत जो हुकूमत चल रही है ये भी जारी रह सकती है, और क्या री इलेक्शंस होने के भी कोई चांस हो सकता है? नहीं, आई थिंक देखें सहार, री इलेक्शंस तो बहुत दूर की बात है। मैं थोड़ा सा रीकैप करना चाहता हूं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। पहले इफ्तिखार साहब ने जो फरमाया, देखें जो प्रीवियस आर्मी चीफ्स थे जब इनकी नहीं बनती थी उनके साथ, उसकी बुनियादी वजह थी कि वो सम ऑफ जो वो आर्मी चीफ्स थे वो गैरतमंद लोग थे, वो बेगैरत नहीं थे, और उनमें थोड़ा बहुत पाकिस्तानी इज्म था, वो पाकिस्तान पे यकीन रखते थे। असल में शरीफ खानदान ने पहले दिन से ही कोशिश की है कि पाकिस्तान की फौज को पंजाब की पुलिस बना दिया जाए, क्योंकि देखें इस वक्त जो पाकिस्तान की फौज की हालत है, पाकिस्तान की एजेंसियों की हालत है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की ओवर हालत जो है, अपार्ट फ्रॉम जो हमारे बेचारे फौजी जवान अपने बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, मेजॉरिटी लोगों को इन्होंने तो पंजाब पुलिस में कन्वर्ट कर दिया है। सही बात है। अब मुझे ये बताएं कि कौन सा एजेंसी का बंदा जो आपकी नेशनल एजेंसी हो वो वीगो डाला लेके किसी के घर जाके किसी की माँ बेटी को उठा ले और उसकी नंगी वीडियो बना दे? क्या ये किसी पैट्रियोटिक मुल्क में या किसी माशरे में जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं उनके नजदीक सारे शहरी जो मुल्क के होते हैं वो बराबर होते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि अपने सारे शहरियों की जान माल इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लेकिन हमारे मुल्क में उससे ऑपोजिट हो रहा है। इस वक्त सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के हलकारों को शरीफ खानदान की बिहाफ पे लोगों के घरों से उठाया जा रहा है। जो लोग इलेक्शन जीते हैं उनको फोर्स किया जा रहा है कि अगर तुम लोगों ने नून लीग को ज्वाइन ना किया तो हम तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी बहू को उठा लेंगे। ये तो सब कुछ हो रहा है, लोगों के सामने है। जहां तक ताल्लुक है जो सेटअप ये इम्पोज करना चाहते हैं, हो सकता है कि काकड़ साहब को ही, क्योंकि देखें काकड़ जो है एक स्टूज है एस्टेब्लिशमेंट के, जिसको अंग्रेजी के चंद लफ्ज आ जाते हैं, और वो स्टूज जो है वो क्या, देखें ना आप उसकी एक एग्जांपल देखें कि जब ईरान की तरफ से इन्होंने किया था जी कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है और फिर वापस इन्होंने कहा जी कि हमने रीइटैलिएट किया है, तो बेसिकली ये एक फाउंडेशन की ईंट लगाना चाहते थे कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं बहुत खराब हैं।
अब आने वाले वक्त में ये क्या कहेंगे कि बलूचिस्तान में अगरचे इलेक्शन की रिगिंग इन्होंने की है, अगरचे वहां बलोचियों के हकूक के डाका, वोट पे डाका डाला है हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने शरीफ खानदान की बिहाफ पे, लेकिन आगे ये कहेंगे जी कि बलूचिस्तान में जितनी भी अपराइजिंग इस वक्त हो रही है, लोग अपने हकूक के लिए बैठे हुए हैं, ये ईरान की तरफ से है जी। ईरान के ऊपर इल्जाम लगा के पाकिस्तान को ईरान से और दूर करके ये फिर क्या करेंगे कि अमेरिकन उसको अपने एयर बेसिस देंगे और अपने एयर बेसिस पे सौदा करेंगे कि ईरान के ऊपर जो अटैक्स किया जाएगा आने वाले वक्त में, उसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है 100% ईरान के खिलाफ अमेरिकन और वेस्टर्न ताकतें जो हैं उनका साथ देगी। अब काकड़ की गवर्नमेंट जो है, मुझे लग रहा है, जो मैं देख रहा हूं, हो सकता है ये कंटिन्यू करवाएं इससे, क्योंकि देखें ना, जो जॉब ये चाहते थे यानी शरीफ खानदान के लिए भी काकड़ जो है वो सूटेबल है, क्योंकि जितना भी गंदा काम शरीफ खानदान को चाहिए था पाकिस्तान के अंदर, वो सारा काकर की गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर और जो सूबा पंजाब है उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब ने वो सारा कुछ किया है जो शरीफ खानदान को चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लोग एक तरफ खड़े हैं, मोहसिन नकवी एक तरफ खड़े हैं और काकड़ साहब की गवर्नमेंट एक तरफ खड़ी है और हमारी एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी है। जैसा कि पहले इन्होंने बोला इफ्तिखार साहब ने कि 80% पाकिस्तानियों ने पीटीआई के बैक डिपेंडेंट्स को वोट किया है, लेकिन वो जो वोट है उसको काउंट नहीं किया जा रहा। उन 80% पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है कि तुम लोग जो है सिर्फ तुम्हारी औकात जो है भेड़ बकरियों की औकात है, तुम इंसान नहीं हो। इस मुल्क में अगर कोई इंसान है तो वो मरियम नवाज शरीफ है या मरियम औरंगजेब है। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि इस वक्त जब हम हकीकी आजादी की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लोगों को सोचना होगा, क्या वो अपने बच्चों को शरीफ खानदान का नस्ल दर नस्ल गुलाम बनाना चाहते हैं? क्या वो अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं? क्या वो अपने मुल्क को इस्लामिक वैल्यूज जो हैं उनके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, या वो पाकिस्तान जो है एक ऐसी रियासत बना दी जाएगी कि जिसमें इस्लाम सिर्फ मसाजिद तक महदूद होगा, बाकी जो उसका कंट्रोल है वो सारा शरीफ खानदान जैसे लोगों के पास होगा, जिसकी फॉरेन पॉलिसी सऊदी अरेबियंस के हाथ में होगी। अगरचे 70 साल से हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो सिर्फ अमेरिकन के हाथ में नहीं है, वो सऊदी अरब के हाथ में भी है। अगर आप जरा सोचें सहार, एक 1 मिनट डाइग्रेशन करना चाहता हूं। ईरान जो है हमारा सबसे बड़ा इस्लामिक पड़ोसी मुल्क है, जिसके पास सबसे ज्यादा ऑयल है और दूसरे वसाइल भी हैं, लेकिन हमारे पास भी बहुत सारी वसाइल जो एग्रीकल्चरल वसाइल हैं, यानी गंदम, राइस, बाकी चीजें जो होगी ईरान से ज्यादा हैं। क्यों नहीं आज तक हम ईरान के साथ ऑयल की ट्रेड कर सके, लेकिन वी हैव टू गो एंड बाई ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया? क्यों हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है सऊदी अरब की गोद में क्यों बार बार जाके बैठती है? उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि ये उन लोगों का कब्जा है पाकिस्तान के ऊपर, और इमरान खान इसीलिए कहते थे कि हकीकी आजादी। जब आप हकीकी आजादी की बात करते हैं तो ये हकीकी आजादी कोई आपको हिंदुस्तान से नहीं चाहिए। ये हकीकी आजादी ये है कि हमारे अदारों के ऊपर, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक मखसूस ग्रुप का कब्जा है। वो ग्रुप जो है उसकी जो लिंकिंग है वो अमेरिकन के साथ भी है, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के साथ भी है, लेकिन सबसे ज्यादा सऊदी अरब और इन कतरी शहजादों के हाथों में है। ये पाकिस्तान को $1-2 बिलियन चैरिटी के तौर पे हमारे अकाउंट में रखने के लिए देते हैं, और फिर पाकिस्तान की सारी पॉलिसीज पे यही लोग इफेक्टिव होते हैं। तो जैसा आपने कहा कि काकड़ को ये कंटिन्यू करवाएंगे या किसी और को लेके आएंगे, देखें हो सकता है कि शरीफ खानदान को ही बैठा दें, क्योंकि देखें इस वक्त मुल्क के अंदर जो मास्टर ऑफ यूनिवर्स हैं वो तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। इस वक्त हमारे जनरल साहब की चलती है,
या हमारे जो DGISI साहब हैं उनकी चलती है पाकिस्तान के अंदर। आम पाकिस्तानी की कोई हैसियत या कोई औकात नहीं है। तो हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। बस आखिर में आई थिंक टाइम भी जी खत्म होने खत्म हो वाला गया है। हमारा टाइम, जी बिल्कुल। मैं आखिरी में चीज कहना चाहता हूँ कि खिरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, बेशक, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ। सुभान अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया थैंक यू। यासिन साहब आपका भी, और बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ इफ्तिखार साहब आपकी भी। बहुत ही बेहतरीन तज्ज़िया आप दोनों ने पेश किया, हक़ाइक़ पर मबनी। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। आमीन। सब नई नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे इफ्तिखार चौधरी साहब और मोहम्मद यासीन साहब, और जो है इनके हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि इस कदर बेहतरीन अंदाज में जो है इन्होंने बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स जो कि शायद एक आम शहरी की, पाकिस्तानी शहरी की नज़र से जो है वो ओझल होते हों, उनको भी वाज़ेह किया, जिसके लिए हम इनके तहे दिल से मशकूर व ममनून हैं। और अब प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात अगले प्रोग्राम में होगी। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।